नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए में सीट बंटवारे पर छिड़े बवाल की, इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक की। देखेंगे कैसे शिवसेना विधायक ने ही चुनाव में धांधली की खोल दी पोल। राहुल गांधी की छात्रों से मुलाकात को जानेंगे, मोदी सरकार ने किस तरह लोकतंत्र को किया खोखला। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छिड़ी जंग को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आजम खान को वापस मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा, पूर्व मंत्री के लिए भेजे गए गार्ड और गनर, जमानत पर जेल से बाहर आए हैं आजम खान। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, सीएम योगी को बताया घुसपैठिया, झूठ बोलने के लिए लगाए आरोप। शाह के घुसपैठ वाली पोस्ट पर पवन खेड़ा का सवाल पूछा, पिछले 11 साल से क्या कर रहे थे गृह मंत्री। शाह ने हाल ही में घुसपैठ के आंकड़े किए थे साझा। प्रियंका खरगे ने सीएम सिद्धरामैया को लिखा पत्र, कहा आरएसएस को सरकारी जगहों में कार्यक्रम की न दी जाए अनुमति, लोगों के मन में नकारात्मक विचार भरने के लगाए आरोप। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए के टूटने के जो दावे किए जा रहे थे वो सच होते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए में टूट की खबरों के चलते बीजेपी में चिंता दिखाई दे रही है और यही कारण है कि अब गठबंधन को बचाने की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। उनके आवाज पर एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई, लेकिन खबर आ रही है कि शाह ने भी घुटने टेक दिए हैं। तो क्यों एनडीए में छिड़ा है घमासान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में एनडीए सीट बंटवारे का ऐलान कभी भी कर सकता है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक में मुहर लग सकती है, लेकिन एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान, हम नेता जीतन राम मांझी और आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने पेच फंसा दिया है। झटके जेडीयू को भी लग रहे हैं। गोपालपुर सीट से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। वो किसी भी समय आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू के लिए राहत की बात बस इतनी है कि बीजेपी उन्हें ज्यादा सीटें देने को तैयार हो गई है, लेकिन नीतीश को साधने के चलते बीजेपी के दूसरे सहयोगी नाराज हो गए हैं और अब इन्हें मनाने की जिम्मेदारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। उनके आवास पर बड़ी बैठक हुई है जिसमें एनडीए के सहयोगी शामिल हुए हैं। जिस फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है उसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही समझौता करना पड़ रहा है। पहले खबर आ रही थी कि सहयोगी दलों को 38 सीटों के अंदर समेट दिया जाएगा और बची 205 सीटें बीजेपी और जेडीयू आपस में बांट लेंगे, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से सहयोगी दलों को 40 सीटें छोड़ने की बात कही जा रही है और ये संख्या 42 तक भी पहुंच सकती है। बीजेपी और जेडीयू में सीटों की बराबरी का बंटवारा होगा, ये तो तय माना जा रहा है। सहयोगी दलों में चिराग पासवान के एलजेपीआर को 26 सीटों का ऑफर है, लेकिन चिराग 35 सीटों पर अभी भी अड़े हुए हैं। मांझी को 8 सीटें देने की तैयारी है, लेकिन मांझी भी 15 की डिमांड कर रहे हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें दी जा रही हैं, पर कुशवाहा की डिमांड भी 15 सीटों की है और यही कारण है कि सीट बंटवारे पर एनडीए में सहमति नहीं बन पा रही है। मांझी ने साफ कह दिया है कि डिमांड नहीं मानी गई तो वो सभी सीटें छोड़ देंगे, तो कुशवाहा पूरे एनडीए के ही डूबने की बात कह रही हैं। यानी सीट बंटवारे पर बीजेपी के घुटने टेकने के बावजूद सहमति बनती नहीं दिख रही है और अगर बीजेपी 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ये चुनाव से पहले ही उसकी सबसे बड़ी हार मानी जाएगी। एनडीए में घमासान मचा हुआ है तो महागठबंधन में अब सीट बंटवारे पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। आरजेडी चीफ लालू और तेजस्वी यादव दिल्ली आए हुए हैं और कांग्रेस हाईकमान से उनकी मुलाकात होनी है, जिसमें सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाएगा। तो कब तक हो सकता है महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए गठबंधन में तो सीट बंटवारे को लेकर रार छिड़ी हुई है, लेकिन महागठबंधन में तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। विपक्षी पार्टियों की अपने नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव, पार्टी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसकी जानकारी दी। इमरान मसूद ने कहा कि सब कुछ हल हो जाएगा। राहुल गांधी और लालू यादव के संबंध बहुत अच्छे हैं, दोनों के बीच कभी कोई तनाव नहीं रहा, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस बैठक में सीट बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। हालांकि जब तेजस्वी से इस मुलाकात को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ जवाब नहीं दिया। तेजस्वी ने लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट में उपस्थित होने की बात कही। इस बीच आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का भी बयान सामने आया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या महागठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बेल सब हो गया है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल जाए। नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। महागठबंधन के अलायंस जो है वो ऑल इज वेल है और कल घोषणा हो। भाई वीरेंद्र ने साफ कर दिया कि महागठबंधन 13 अक्टूबर को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। जिस तरह महागठबंधन पूरी प्लानिंग के साथ इस चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है, उससे साफ है कि उसकी तैयारी मजबूत है। ऐसे में एनडीए को इस बार के चुनाव में कड़ी चुनौती मिलनी तय मानी जा रही है। बिहार में एनडीए के अंदर टकराव दिखाई दे रहा है।
तो महागठबंधन में बात बनती दिखाई दे रही है। सीट बंटवारे के बाद चुनाव प्रचार में तेजी आएगी और चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का ही बनेगा, जो बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को ही परेशान कर रहा है। इस मुद्दे पर अब बीजेपी के सहयोगी भी उसकी चिंता को बढ़ाते दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब वोट चोरी पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने ही बड़ा खुलासा किया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे शुरुआत से ही सवालों के घेरे में हैं। विपक्ष पहले से ही इस तरह के आरोप लगा रहा था। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार वोट चोरी पर बड़े खुलासे कर रहे हैं और जल्द ही वो हाइड्रोजन बम भी फोड़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही शिंदे के विधायक ने अपनी ही सरकार पर बम फोड़ दिया है। पैठर से शिवसेना विधायक विलास भुमरे ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोपों पर मुहर लगा दी है। छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद संत एकनाथ मंदिर में पार्टी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के दौरान मैं लगभग 20,000 बाहरी वोटरों को लेकर आया था। इन वोटरों ने मुझे 100% लाभ पहुंचाया। यानी विपक्ष तो पहले से ही आरोप लगा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से महज 5 महीने पहले देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे और इस अंतराल में महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में 40 लाख वोटरों के नाम जोड़ दिए गए। विपक्ष का दावा है कि ये नाम दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर जोड़े गए ताकि एनडीए खास तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। और अब खुद शिंदे के विधायक ये कबूल कर रहे हैं कि उनकी सीट पर 20,000 बाहरी मतदाताओं को जोड़ा गया था, जिससे तहलका मच गया है। और खास बात ये रही कि जब भुमरे ये बयान दे रहे थे, उस वक्त डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी वहां मौजूद थे और ये सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने बीच में ही टोकते हुए भुमरे से पूछा कि वो वोटरों को कहां से लाए हैं, जिसके बाद भुमरे ने जवाब में कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता बाहर काम कर रहे थे उन्हें मतदान के दिन लाया गया था। लेकिन उनका यह बयान अब सफाई के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले ने राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है और एनडीए इसमें बुरी तरह से फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। शिंदे के विधायक ने राहुल के आरोपों पर मोहर लगा दी है, तो अब राहुल गांधी ने भी बीजेपी को नसीहत दे दी है। राहुल गांधी ने साउथ अमेरिका के 4 देशों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पेरू और चिली के छात्रों से बात की, जहां उन्होंने नौकरी, शिक्षा, विदेश नीति जैसे मुद्दों पर फोकस करते हुए कांग्रेस का विजन पेश किया। साथ ही बीजेपी सरकार को इन तमाम मुद्दों पर नसीहत भी दे दी। तो क्या कुछ बोले राहुल गांधी, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेरू और चिली के छात्रों के साथ एक संवाद में बीजेपी सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला और देश के लिए कांग्रेस का वैकल्पिक विजन प्रस्तुत किया। इस संवाद में राहुल ने शिक्षा, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत में पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। सरकार सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के भरोसे न रहे, बल्कि खुद आगे आकर स्कूलों, कॉलेजों में ज्यादा पैसा लगाए। पढ़ाई ऐसी हो जो सवाल पूछना सिखाए, अंधविश्वास से दूर रखे और देश के हर तबके की विविधता दिखाए। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी राहुल ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में जॉबलेस ग्रोथ चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश में सिर्फ बड़ी बड़ी ट्रेडिंग मोनोपोली खड़े कर दिए हैं और अब हमारी सबसे बड़ी कंपनियां चीजें बनाती नहीं, बस खरीद बेच रही हैं। इससे छोटे और मझोले उद्योग यानी एसएमईज खत्म हो रहे हैं, जो असली नौकरी देते हैं। इसके साथ ही राहुल ने जीएसटी और नोटबंदी को भी छोटे और मझोले उद्योगों का विरोधी बताया और कहा कि जीएसटी ऐसा हो जो उत्पादन करने वालों को इनाम दे। कांग्रेस आएगी तो खेती, फूड प्रोसेसिंग और आईटी जैसे सेक्टर पर फोकस करेगी। वहीं विदेश नीति पर राहुल ने स्पष्ट किया कि चीन से डरने के बजाय हमें उससे आक्रामक तरीके से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उन्होंने माना कि देश में मैन्युफैक्चरिंग कम होने से नौकरी की दिक्कत आ रही है, इसलिए उन्होंने पेरू जैसे देशों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाने की बात कही। कुल मिलाकर राहुल ने विदेश में छात्रों के सामने कांग्रेस के विजन को पेश किया, जिसका देश की शिक्षा, नौकरी और विदेश नीति जैसे तमाम मुद्दों पर फोकस। यानी राहुल गांधी देश के साथ विदेश में भी कांग्रेस का विजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोला है, तो खरगे ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। 20 साल पहले यानी 2005 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आई थी। इसका मकसद था कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जाए, जिससे सरकारी फाइलों में छिपी जानकारियां जनता को मिल सके। लेकिन मोदी सरकार में इस कानून को कमजोर कर दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कुछ बताया खरगे ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम को व्यवस्थित तरीके से कमजोर कर लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों को खोखला करने का गंभीर आरोप लगाया है। खरगे ने बताया कि 20 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की अगुवाई की यूपीए सरकार ने आरटीआई अधिनियम लागू करके पारदर्शिता और जवाबदेही के एक नए युग की शुरुआत की थी। उन्होंने आगे लिखा
कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से आरटीआई अधिनियम को कमजोर किया है, जिससे लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकार को खोखला कर दिया गया है। 2019 में मोदी सरकार ने आरटीआई अधिनियम में कटौती की, सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और वेतन पर नियंत्रण कर लिया, जिससे इन स्वतंत्र निगरानी संस्थाओं को सरकारी सेवक बना दिया गया। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 ने आरटीआई की सार्वजनिक हित की धारा को खत्म कर दिया है। ये भ्रष्टाचार को छिपाने और जांच को रोकने के लिए निजता को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त के बिना काम कर रहा है। 11 वर्षों में ये 7वीं बार है जब ये महत्वपूर्ण पद खाली छोड़ दिया गया है। वर्तमान में इसमें 8 पद खाली हैं, जिन्हें 15 महीने से अधिक समय से भरा नहीं गया है, जिससे अपील की प्रक्रिया ठप हो गई और हजारों लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब तक खतरनाक कोई डेटा उपलब्ध नहीं का सिद्धांत हावी है। सरकार जवाबदेही से बचने के लिए कोविड के दौरान गई जानों, एनएसएसओ 2017-18, एएसयूएससी 2016 से 2020, पीएम केयर्स और अन्य से संबंधित जानकारी को बेशर्मी से रोक रही है, जिससे तथ्यों को मिटाया जा रहा है। 2014 से 100 से ज्यादा आरटीआई कार्यकर्ताओं की जान ले ली गई, जिससे डर का माहौल पैदा हुआ है, जो सच बोलने वालों को दंडित करता है और असहमति को खत्म करता है। यानी एक तरह से आरटीआई लागू होने की 20वीं सालगिरह पर खड़गे ने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी। अब सरकार की तरफ से इन आरोपों पर कोई जवाब आता है या नहीं, ये देखना होगा। खड़गे ने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है, तो सवाल सरकार पर सीजेआई पर हुए हमले के मामले में भी उठ रहे हैं। उनमें से एक सवाल है कि क्या सीजेआई गवई के दलित होने के कारण ये हमला उनको अपमानित करने के लिए किया गया था। अब इस सवाल पर सीजेआई गवई ने प्रतिक्रिया दी है, तो क्या कुछ कहा सीजेआई गवई ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सीजेआई बीआर गवई ने 11 अक्टूबर को एक बार फिर से संविधान को लेकर बड़ी बात कही है। 11 अक्टूबर को हनोई में आयोजित 38वें लवासिया सम्मेलन में उन्होंने कहा कि एक छोटी जाति में जन्म लेना मेरे लिए कोई कमी या अभिशाप नहीं था, क्योंकि संविधान ने मुझे वो अधिकार, गरिमा और समान अवसर दिया जो हर नागरिक को मिलना चाहिए। यही संविधान हर उस नागरिक की ताकत है जो समाज में अपनी पहचान और हक के लिए संघर्ष कर रहा है। विविधता और समावेशन केवल किताबों की बातें नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों के जीवन की सच्चाई है, ऐसे लोगों की जिनकी पहचान और अस्तित्व पर समाज की पुरानी सोच आज भी सवाल उठाती है। जस्टिस गवई यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है तो समाज को भी ये समझना होगा कि हर व्यक्ति समान है, चाहे उसका धर्म, जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो। अपने भाषण में सीजेआई गवई ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि अंबेडकर ने दिखाया कि कानून केवल व्यवस्था बनाए रखने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जो समाज में बराबरी लाए और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ खड़ा होने की ताकत दे। आज के समय में जब समाज में भेदभाव और असमानता की दीवारें अब भी मौजूद हैं, तब विविधता और समावेशन को केवल आदर्श नहीं बल्कि एक वास्तविकता बनाना जरूरी है। सीजेआई गवई का ये बयान उस वक्त आया है जब देश में सामाजिक समानता और अवसरों की बराबरी पर बहस लगातार चल रही है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हम संविधान की भावना को सच में जीना चाहते हैं तो हमें न केवल कानून से बल्कि अपने व्यवहार और सोच में भी बदलाव लाना होगा। जैसा आप जानते हैं कि 6 अक्टूबर को एक मामले में सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी। इस हमले ने पूरे देश में चिंता का माहौल बना दिया है। दरअसल सीजेआई दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा था कि उन्हें अपमानित करने के लिए यह हमला किया गया था। और बुलेटिन के आखिर में बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छिड़ी जंग की। दक्षिण एशिया में एक बार फिर जंग का मोर्चा खुल गया है। इस बार भी जंग में पाकिस्तान तो शामिल है, लेकिन उसके खिलाफ मैदान में हिंदुस्तान की जगह अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में तालिबान को सालों तक पाकिस्तान ने ही संरक्षण दिया, मगर अब उसी तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और कई सैनिकों को बंधक भी बना लिया, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कंधार पर हमला कर दिया गया, जिससे ये जंग और ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान और तालिबान में जंग छिड़ गई है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से की गई जब उसने काबुल पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन उसका ये कदम अब उस पर भारी पड़ गया। तालिबान ने जवाबी कार्रवाई में बीती रात पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर हमला किया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने दावा किया है कि रात भर सीमा पार चले अभियानों में अफगानिस्तान की सेना ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले ली। 30 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। अफगान बलों ने पाकिस्तानी सेना की 25 चौकियों पर भी कब्जा किया है। यही नहीं, तालिबान ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक भी बना लिया, जिसके बाद से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और अब उसने अफगानिस्तान के कंधार में ड्रोन बम बरसाने शुरू कर दिए। खबर आ रही है कि कंधार के स्पिन बोल्दक इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया है। हालांकि अब तक इन हमलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अफगान तालिबान सरकार की तरफ से भी इस घटना पर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह के हालात दोनों देशों में बनते दिखाई दे रहे हैं, उससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अगर ये हमले इसी तरह जारी रहे तो ये जंग खतरनाक रूप ले सकती है।
तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।